गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्लास ज्वाइन होने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है? नो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरी क्लास लेट ज्वाइन हुई है थोड़ी, देखिए। सबसे पहले आपने देखा कि स्वेज नहर है, उसकी लोकेशन है वो लाल सागर और भूमध्य सागर के क्षेत्र को जोड़ने के लिए थी। पनामा नहर की लोकेशन थी वो अटलांटिक महासागर, इसमें कौन सा? कैरिबियन सागर। कौन सा सागर? कैरिबियन सागर। कैरेबियन सागर और प्रशांत सागर को महासागर जोड़ने के लिए है। क्या अलग हुआ था? तो इसमें एक तो मिस्र का पार्ट अलग हो गया था और एक आपका से जो द्वीप था अफ्रीका और आपके इसके एशिया से जुड़ा हुआ द्वीप था जिसका नाम था सिनाई प्रायद्वीप। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, छोटा सा ही प्रायद्वीप है। कौन सा? सिनाई प्रायद्वीप, ये अलग हुआ था। और इसमें जो पनामा था, इस पनामा के दो भाग हो गए थे, ठीक है। ये तो आपके जुड़ने की बात है, क्या हटा वो बात है। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं कि जो पनामा नहर है और स्वेज नहर है, दोनों की लंबाई की बात करें तो कितनी है? 72 किलोमीटर है। सॉरी, स्वेज है ना, स्वेज की 160 और एक इसकी कितनी है? 72। 72 इसका तल कैसा है भाई? तल और इसका उबड़ खाबड़ क्या है? उबड़ खाबड़। ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो स्वेज नहर है ये कब बनी थी? तो स्वेज नहर की बात करूं मैं तो 1859 में निर्माण आरंभ हुआ, 1869 1869 में कंप्लीट हो गई थी। निर्माण करने के लिए जो परमिशन मिला था वो किसका मिला था? किसका? फर्डिनेंड डी लेसेप्स का। याद करना बेटा, ये क्वेश्चन है, आ सकते हैं ऐसे। फर्डिनेंड डी लेसेप्स का कहाँ के थे? ये आपके फ्रांस के क्या थे? इंजीनियर थे, ठीक है। इसके बाद इसकी हम बात करें तो 1874 में फर्डिनेंड ने ही काम आरंभ करवाया था, लेकिन काम चल नहीं पाया और ये बंद हो गई। फिर काम आरंभ हुआ 1904 में डॉक्टर गोइथोल्स के निर्देशन में। क्या थे भाई गोइथोल्स? अमेरिकी फौजी थे ये, अमेरिकी फौजी थे। इससे नहर का निर्माण भी किसने कराया? अमेरिका ने करवाया। और 1914 में नहर बनकर क्या हो गई? तैयार हो गई। ठीक है। नहर से जुड़े हुए ये सारे मुद्दे हमने पढ़ लिए थे। लंबाई चौड़ाई की बात करें तो हमने देखा 160 किलोमीटर है स्वेज नहर, और चौड़ाई की बात करें तो 60 किलोमीटर, 60 से लेके 360 मीटर से लेके 15 मीटर तक गहराई है। इसकी बात करें तो आपके लगभग 95 से लेकर के 90 से लेकर 395 नहीं, और भी पढ़ रहे 90 से 395 है सर। 395 लिखा है मैंने भाई। ये बीच में इसमें बोल रहे हैं, ये बंद कीजिए। क्या नाम है? जो घर की आवाज आ रही है वो बंद कीजिए। आंसर बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। घर वाली जो आवाज आ रही है तो देखो इस बार। ये 65 से 395 तो बता रहा हूँ मैं। 90 से 395 है। 90 से 395 है।
और 12 से 26 मीटर इसकी गहराई है। जलबंधक बने हुए हैं 3 इस पे, 3 जलबंधक। बताइए नाम, बताइए। अटलांटिक तट पे कौन सा है? गाटुम, ठीक है, पेरेमिकट और मीरालोक्स, 3 लोक्स बने हैं। जलबंधक सॉरी लोक्स कितने बने हैं? 3। 3 और जलबंधक कितने बने हैं? 6 6 6 जलबंधक और 3 लोक्स। गाटुम, पेरामिकट या पेरामिकट, और दूसरा कौन सा है आपका? रोमिकट है। रोमिकट और मीरालोक्स, 3 लोक्स है। बताइए अटलांटिक महासागर पे कौन सा लोक्स है? अरे अटलांटिक महासागर पे गाटुम। आप इधर से स्टार्ट करो, अटलांटिक से स्टार्ट करो। ये गाटुम कल पढ़ाया था ना हमने, गाटुम। फिर आप चलोगे तो ये पेरामिकट आ जाएगा मध्य वाला। फिर लास्ट में प्रशांत वाले में कौन सा है? मीरा, ठीक है ना। तो आप देखो जो गाटुम है वो कौन से पे है? अटलांटिक पे। और मीरा कहाँ है? प्रशांत पे। इतनी बात हमने कर ली थी। इसके बाद जो अगली बात आती है कि इस नहर के इन नहरों के माध्यम से जो जहाज जाते हैं, उन जहाजों को कितना समय लग जाता है पार करने में? तो ये वाले जो जहाज है जो स्वेज से जाएंगे, इनको लगभग आपके 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। लेकिन स्वेज में जाने वाले छोटे छोटे पोत जाएंगे, बड़े पोत कहाँ खड़े हो जाएंगे? अदन पे। जो अदन है ना इसका, अरब सागर में, ये आप यमन है, यमन का जो पतन है अदन, इस अदन पतन पे ये जहाज है। फिर बाद में अंदर जाते हैं छोटे जहाज, और वो क्या करते हैं? आगे की यात्रा करते हैं। तो यहाँ पे मार्गस्थ पतन है, विश्राम पतन भी है, मार्गस्थ पतन भी है। कौन सा? अदन। विश्राम पतन भी है और मार्गस्थ पतन भी है। हम पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, इसको हम पतनों को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पतन जानते हो ना बेटा? अरे पतन क्या होता है? बंदरगाह है। बंदरगाह होता है। पतन क्या होता है? बंदरगाह होता है जिसमें सामान लादा भी जाता है और उतारा जाता है, ठीक है ना। ये आपके पतन होते हैं। देखिए, तो इसमें 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। और लगभग कितने? लगभग 100 जहाज, लगभग 100 जहाज आते और जाते हैं। लेकिन मार्ग थोड़ा छोटा है, ठीक है। आप कहोगे साहब मार्ग उसका छोटा है, लेकिन यहाँ पे संक्रामक ज्यादा है। इस कारण से यहाँ पर पोत जाते हैं फिर पोत आते हैं, यानी वन वे का ही काम होता है, वन वे का, यानी जाना फिर आना। तो यहाँ पे लगभग कितने जहाज जाते हैं बेटा? लगभग 100 जहाज जाते हैं। और अपने उसमें लगभग आपके कितने घंटा लगता है? 8 घंटे का समय लगता है। दूरी कम है ना, 8 घंटे का। इसमें चौड़ाई कम है भाई, इसमें क्या है? चौड़ाई कम है, और इसमें चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन इसमें दूरी ज्यादा है, इसलिए 10 से 12 घंटे का समय लगेगा। और इसमें दूरी कम है, इसलिए लगभग 8 घंटे का समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही है कि इसका तल यू है, तो यहाँ पे लोक्स के माध्यम से पार करते हैं। ये लोक्स के माध्यम से क्या करते हैं? पार करते हैं। ज्यादा जहाज आवागमित नहीं हो पाते हैं, ज्यादा जहाज आवागमित नहीं हो पाते हैं, इसलिए यहाँ पर लगभग 48 से 50 जहाजी है वो क्या है? आवागमन कर पाते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जहाज क्या है? आवागमन करते हैं। लगभग 100 से ज्यादा जहाज है वो क्या करते हैं? आवागमन करते हैं। तो ये बात तो आप ध्यान रखो। अब इनके पतनों की बात कि कौन सा पतन है, तो मैं एक नाम लिख रहा हूँ, बताना बेटा ये कौन से में है। एक तो नाम है पोर्ट शहीद और एक नाम है पोर्ट स्वेज। पोर्ट शहीद तो कौन से पे है? मध्य सागर, और पोर्ट स्वेज कौन से पे है? लाल सागर। लाल सागर। इसमें एक पतन लाल है। सागर। आवाज ही कट कट के आ रही है। हाँ, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही बेटा, आपके वहां से ही होगा।
क्योंकि मेरे सामने नेटवर्क बिल्कुल सही आ रहा है, नेटवर्क का कोई मैसेज नहीं आ रहा इधर। ठीक है, तो आप उसमें जाइए जो आपका नेटवर्क का एरिया है, कोलोन और एक है पनामा। तो बताइए कोलोन तो कौन से तट पर है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। और पनामा? प्रशांत। प्रशांत। तो बेटा ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पूछ लेगा मानचित्र में ही, ये तो किस पे है? भूमध्य पर है, और ये आपके किस पर है? लाल सागर पर है। भूमध्य पर है और लाल सागर पर है। इसके अलावा जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि महत्व बताइए साहब, इनका क्या महत्व है? तो देखिए स्वेज का महत्व पनामा से क्या है? ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि स्वेज की लोकेशन आप देखिए बेटा, स्वेज की लोकेशन जैसे आप बनाए, यहां से बनाता हूं मैं, स्वेज की लोकेशन हम देखें तो यह आपके यूरोपीय देश है, यह आपके है यूरोपीय देश पूरे। ठीक है, इन यूरोपीय देशों से आपके दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है, वो क्या करने वाले हैं? व्यापार करने वाले। ऑस्ट्रेलिया देश है, वो क्या करने वाले? व्यापार करने वाले हैं। तो इस व्यापार की दृष्टि से स्वेज का सर्वाधिक महत्व माना जाता है, सबसे ज्यादा महत्व, क्योंकि यहाँ से ये जो देश है वो जुड़ेंगे, ये विकसित है और ये सारे विकासशील लगभग। तो इनके बीच में संसाधनों की भिन्नता पाई जाती है, और संसाधनों की भिन्नता के कारण सर्वाधिक व्यापार होता है। ये पहले यहाँ नहीं कर रहे तो इधर से इधर उत्तमाशा से जा रहे थे, जा तो रही थे ना। ठीक है, तो यहाँ व्यापार सर्वाधिक होता है, और इस व्यापार की सर्वाधिकता का मुख्य कारण है यहाँ पर जो आपकी संसाधन है, संसाधनों की भिन्नता। किसकी भिन्नता? संसाधनों की भिन्नता। तो इसके महत्व की बात करें तो लंदन और मुंबई की दूरी में, मुंबई और लंदन की दूरी में लगभग 9600 किलोमीटर का अंतर आया है। बताओ महत्व आग नहीं हुआ? 9600 किलोमीटर का अंतर आया है लंदन और किसकी दूरी में? आपके मुंबई की दूरी में। इसके अलावा आपके न्यूयॉर्क और अदन जो है उसकी दूरी में लगभग 10,720, ये तो अदन है, और इधर देखें तो आपका न्यूयॉर्क है। इस न्यूयॉर्क और अदन की दूरी के बीच में ये इधर से आएगा, और कितना? ये इधर से घूम के जाए तो कितना? लगभग 10,720 किलोमीटर का क्या है? अंतर आया है। तो बताओ इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? भाई महत्व हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। यस सर। ठीक है, और आपके लंदन, यस सर। लंदन और सिडनी के बीच में जो दूरी है उसमें लगभग 13,000 किलोमीटर का क्या है? अंतर आया है। लंदन और सिडनी के बीच की दूरी है उसमें कितना? 13,000 किलोमीटर का क्या है? अंतर आया है, लंदन और सिडनी। मैं जो नगर बोल रहा हूं उनकी लोकेशन तो पता है क्या बेटा? भाई जो नगर बोल रहा हूं मैं उनकी लोकेशन तो आपको पता है क्या? अरे मैं बता रहा हूँ, सिडनी पढ़ा नहीं था क्या हमने? सिडनी का नाम नहीं पढ़ा था? ऑस्ट्रेलिया का नगर सिडनी, पर्थ से लेके सिडनी मार्ग। याद आया कि नहीं आया बेटा? यस या नो? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों तक? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर आ रही है। यस सर। यस अरे सर। नींद आ रही है सब लोगों को? मैं बोल रहा हूँ सिडनी की लोकेशन पूछ रहा हूँ, आपको याद है?
और लंदन की लोकेशन है, याद है, लंदन और सिडनी के बीच में यहाँ से पश्चिम से आ रहा था मार्ग, उत्तमाशा से इधर, फिर इधर और फिर इधर। अभी इधर घूम करके नहीं आकर के सीधा ही कहाँ आएगा, कोलंबो आएगा, और कोलंबो से कहाँ आएगा, सिडनी तक आ गया। तो बताओ दूरी में कमी आई कि नहीं आई? यस सर। आ गई। Yes, लेकिन sir. दूरी में कमी आई है। ऐसे ही पनामा का महत्व भी है। पनामा का महत्व हालांकि कम है, क्योंकि पनामा जो है जिस क्षेत्र में है वहां पर यूरोप ही करेगा व्यापार, तो यूरोप ही करेगा। या व्यापार कौन करेगा? पनामा की स्थिति देखना, पनामा की स्थिति यूं है, यहाँ पे बना रहा हूँ मानचित्र, दिख जाएगा। ये हम अमेरिका के मानचित्र की बात करते हैं, और इस प्रकार से यह आपकी पनामा नहर है। तो पनामा का महत्व इससे तो है ही नहीं बिल्कुल भी, दक्षिणी अमेरिका से तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ यूरोप है और यूरोप से होगा व्यापार। ठीक है, यूरोप का व्यापार पनामा के माध्यम से होगा। फिर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के पूर्वी तट है, अमेरिका के पश्चिमी तटों से अगर आंतरिक भाग से जुड़ते हैं तो इनकी दूरी भी ज्यादा है और इनकी लागत भी ज्यादा आती है। तो ये लोग किधर से जुड़ रहे हैं? पनामा से होते हुए जुड़ रहे हैं, पनामा से होते हुए जुड़ रहे हैं। तो इसकी दृष्टि से यहाँ इसका महत्व माना जाता है। किसकी दृष्टि से? इन दोनों के स्थलीय मार्ग की तुलना में जलीय मार्ग की जुड़ने की दृष्टि से। तो यहाँ पे देखो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क और आपका सैन फ्रांसिस्को, इसके बीच की दूरी लगभग 13,000 किलोमीटर कम हो गई है। ये घूम करके आते थे, तो ये दूरी क्या है? 13,000 किलोमीटर क्या हो गई है? कम हो गई है। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क तो पूर्वी है और सैन फ्रांसिस्को आपका पश्चिमी है। दोनों नगर आपको पढ़ाए हुए हैं मेरा, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क की क्या है आपके दूरी कम हुई है। इधर देखें तो न्यूयॉर्क की और इधर चिली का एक नगर था वालपेराइजो, नाम सुना है ना, वालपेराइजो, वालपेराइजो, और इसकी दूरी भी क्या हुई है? कम हुई है। ठीक है, इसके अलावा न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया की दूरी यानी सिडनी की दूरी भी क्या हो गई है? कम हो गई है। अब न्यूयॉर्क से ऑस्ट्रेलिया आराम से जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लंदन से सिडनी जाए तो ये दूरी और भी कम है, ये अपने भूमध्य सागर वाले मार्ग से भी क्या है? और भी कम है। तो इस प्रकार से इसका महत्व माना जाता है। दूरियां कम हुई है, व्यापार बढ़ा है, पश्चिमी यूरोपीय देश है वो आपके ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र और एशिया के भागों से जुड़े हैं। इसके आधार पे तो पनामा का महत्व है। और हमारे दक्षिणी पूर्वी एशिया देश है वो पश्चिमी यूरोप के देशों से जुड़े हैं, अमेरिका के देशों से जुड़े हैं। इसके आधार पे किसका महत्व है? आपके स्वेज नहर का महत्व है। बस संसाधन भिन्नता और व्यापार के जो स्रोत है उनके आधार पे स्वेज का महत्व पनामा से क्या है? ज्यादा है। स्वेज का महत्व पनामा से ज्यादा है। तो आपको जब अंतर पूछेगा एग्जामिनर, तो एग्जामिनर आपको जो अंतर पूछेगा उस अंतर के अकॉर्डिंग देखें, ध्यान से देखना क्या क्या पूछेगा। तो एक तो पूछेगा आपको स्थिति या अवस्थिति व अवस्थिति कि इसकी लोकेशन कहाँ है, पहली बात। दूसरा लंबाई या आयु पूछ लेगा, विस्तार। ठीक है, तीसरा लाभान्वित क्षेत्र कौन से हैं। ठीक है, या इसकी जगह पूछ लेगा आपको महत्व। क्या पूछ लेगा? महत्व। तो 3 पॉइंट अधिकतम आपसे पूछ सकता है। ठीक है, या वो 4 नंबर का प्रश्न देगा तो 4 पॉइंट आपको पूछ लेगा। ठीक है, बताइए समझ में आ गया क्या? यस सर। आ गया? Yes, sir. अगर आपको Yes, कोई sir. Yes, sir. ठीक है, आज जो मैंने नोट्स भेजे हैं वो भेज दो, मैं पूरे ही रहा था।
लेकिन वो गलती से एक ही पेज आया आपके पास। व्हाट्सएप पे देखे होंगे सर एक ही पेज है वो तो। वो बेटा मैं अभी मैंने भेज तो दिया उस समय तो, लेकिन जब मैंने अभी चेक किया तो देखा कि वो तो एक ही पेज था। तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद में वो पूरी पीडीएफ जो बनाई हुई थी, जो आपके समस्त मार्ग है, कौन से, जो आपके ये सारे मार्ग है जल परिवहन के, वो सारी पीडीएफ में भेज दूंगा। ओके, अब इसके बाद आपका स्वेज और पनामा के बाद प्रश्न तो लिख लेना, स्वेज और पनामा को स्पष्ट कीजिए। आप स्वेज और पनामा में तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। स्वेज नहर और पनामा नहर में तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। प्रश्न लिख लीजिए, स्वेज और पनामा में तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। देखिए, अब हमारे जल परिवहन मार्गों में हमने समुद्री परिवहन मार्ग पढ़ लिया। समुद्री परिवहन मार्ग के बाद हमारा दूसरा परिवहन मार्ग है नहरी परिवहन मार्ग। और अब हमारे इसी का जो तीसरा बिंदु है वो है आंतरिक जल परिवहन मार्ग। आंतरिक जल परिवहन मार्ग। तो बेटा आंतरिक जल परिवहन मार्ग जो है वो किस प्रकार का मार्ग है? देखो, हमारे देशों में या हमारे भारत की बात कर लो या विश्व की किसी भी देश की बात कर लो, पहले जब आरंभिक समय था और जो आपके परिवहन मार्ग विकसित नहीं थे, उस समय हमारे जल परिवहन मार्ग ही आवागमन का एक महत्वपूर्ण साधन था। लोग जल परिवहन मार्ग के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, क्योंकि मार्गों का अभाव था। और यह परिवहन मार्ग है वो बहुत ही सस्ता, सुगम और बहुत ही तीव्रगामी माध्यम माना जाता था उस समय। ये नदियों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे और वस्तुओं को ले जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आया तो दूसरे मार्ग भी विकसित हुए। फिर भी वर्तमान में जल परिवहन की वही भूमिका जो पहले थी, वही भूमिका आज है। इसकी भूमिका में वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। क्योंकि हम देखते हैं विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे सस्ता, सबसे सुगम और सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला मार्ग कौन सा है? जल जल परिवहन मार्ग। बताओ, ये बात तो आपको क्लियर है? तो पूछे आपसे कि जल परिवहन मार्ग के महत्व की व्याख्या कीजिए, तो आप बता सकते हो। और इसमें पूछे कि साहब आंतरिक जल परिवहन मार्ग का महत्व बताइए, तो पहले लोग थे वो आंतरिक जल परिवहन मार्ग के द्वारा ही सर्वाधिक मात्रा में यातायात और परिवहन आपके वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करते थे। अब वर्तमान में कौन कौन से विश्व के अंदर प्रमुख परिवहन है जो आंतरिक मार्ग के अंतर्गत आते हैं? अब आंतरिक मार्ग में पूछ लिया, आंतरिक जल परिवहन के उदाहरण दीजिए। उदाहरण में आप क्या दोगे बेटा? नदियां, नहरें, झीलें, ये आपके आंतरिक जल परिवहन के उदाहरण है। भारत में भी है क्या आंतरिक जल परिवहन? भाई सारे स्टूडेंट क्लास में मौजूद है या आपका आपकी क्लास ऑन है और आप गायब है? है क्लास में। भाई एक जवाब नहीं दे रहा। सिंपल सी बात मैंने पूछी है, सिंपल सी बात मैंने पूछी है, क्या भारत में भी आंतरिक जल परिवहन माध्यम के मार्ग के स्रोत है क्या? नहीं है। बताओ कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और जवाब दे रहे हैं साहब नहीं। आपने कभी 9th 10th में कभी पढ़ाई नहीं किया भारत में आंतरिक जल परिवहन मार्ग? देखिए
भारत में भी आंतरिक जल परिवहन मार्ग है और इसके लिए भारत में आंतरिक जल परिवहन बोर्ड का निर्माण भी किया गया है 1986 में। 1986 में भारत में इंडियन वाटरवेज जो अथॉरिटी का निर्माण किया गया है 1986 में, राष्ट्रीयकृत किया गया। और इसके दौरान भारत में वर्तमान में 6 जो आपके जल परिवहन मार्ग है, जिसमें मैं बात करूं आपसे, देखो नहीं ये गलत आंसर दिया है, आप ध्यान रखना बेटा। एक तो आपका है गंगा नदी पर नेशनल वाटरवे संख्या 1। आजकल क्या कर दिया कि ये 1 है, इसमें नया परिवर्तन किया गया, जो 1 था उसके 101 लगा दिया, मतलब 100 जोड़ दिया। 2 नंबर वाले के 102 लगा दिया, 3 नंबर वाले के 103 लगा दिया। ठीक है, तो आपके नेशनल वाटरवेज है आपके हल्दिया से इलाहाबाद तक का। ठीक है, नेशनल वाटरवे संख्या 2 है आपके सदिया से दुबरी असम में। नेशनल वाटरवे संख्या 3 है कोलम से आपके केरल में। ठीक है, नेशनल वाटरवे संख्या 4 है वो आपके कहाँ है, गोदावरी नदी वाले क्षेत्र में। ठीक है, और एक असम वाले क्षेत्र, सॉरी सिलचर वाले क्षेत्र में इधर नेशनल वाटरवे संख्या 5 है। ठीक है, तो आपके ये वाटरवेज है निकिता, ध्यान रखिए हमारे यहाँ ये वाटरवेज है, मतलब भारत में भी आंतरिक जल परिवहन मार्ग का विकास है। अब आपका आंसर क्या आना चाहिए? अब आपका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, यस या नो? यस सर। यस सर। यस आएगा ना, कि भारत में भी जो नदियां है उन नदियों के माध्यम से आंतरिक परिवहन मार्गों का विकास किया गया है, और यहाँ पर हम इन आंतरिक जल परिवहन मार्गों को क्या है, यूज करते हैं। बताओ, ठीक है, आंसर क्या आएगा? और इसके लिए आपके राष्ट्रीयकरण किया गया किसका, जल परिवहन का, आंतरिक जल परिवहन का 1986 में। ठीक है, जल परिवहन बोर्ड की स्थापना या प्राधिकरण की स्थापना की गई। अब विश्व में कौन कौन से हैं इन परिवहन मार्गों को पढ़े, तो सबसे पहले यूरोप में देखते हैं, राइन नदी है एक तो, और एक डेन्यूब नदी है। पहले जो आरबीएससी कोर्स था उसमें तो डेन्यूब भी थी, निपर भी थी, निस्टर भी थी, डोन भी थी, बहुत सारी नदियां थी जिनके आपके परिवहन मार्ग की बात की गई थी। लेकिन अब जो एनसीईआरटी कोर्स है इसमें 2 ही नदियां हैं, एक सॉरी 3 है, राइन है, डेन्यूब है, एक वोल्गा है। राइन है, डेन्यूब है और वोल्गा है। वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वोल्गा है ना। और डेन्यूब इसके बाद है, और राइन है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जर्मनी की नदी। हमारे पास में समय इतना ही है, कल देखेंगे इस चीज को, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए कि राइन नदी है वो सबसे राइन नदी पर जो मार्ग बना है, प्रश्न आया हुआ है बोर्ड में, सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाने वाला मार्ग, सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाने वाला मार्ग कौन सा है भाई, राइन नदी का। 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्नों का मेल कीजिए। विश्व में सबसे व्यस्ततम मार्ग, सबसे व्यस्ततम मार्ग बताइए, फटाक से बोलिए, टाइम नहीं है बेटा। निशा कंवर, सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग, उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। सबसे व्यस्ततम कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। लेकिन आपको ऑप्शन में दे दिया कि सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाने वाला, तो कौन सा आएगा भाई, राइन जलमार्ग। राइन। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। सबसे व्यस्तम कौन सा है, सबसे व्यस्तम कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाने वाला कौन सा है,
जर्मनी का राइन जलमार्ग, पहली बात। ठीक है, सबसे बड़ा जलमार्ग वोल्गा, वोल्गा के बाद डेन्यूब, यूरोप की एकमात्र नदी जो पूरब में बहती है, पूरब में बहने वाली नदी कौन सी है? डेन्यूब है। कौन सी नदी है? डेन्यूब है। और मुख्य औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? राइन है। ओके बेटा, इनके बाद में इसके लिए कि जितनी भी नदी